तुम कौन सा चैप्टर तो भूल ही गया। हाँ, तो आज से हम करेंगे चैप्टर 3 जो हमारा है सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 26 तक। ठीक है ना। इसमें हमें ये बताया गया है कि रेवेन्यू ऑफिसर्स कौन से होते हैं, उनकी पावर्स क्या होती हैं, है ना, और उनका सबऑर्डिनेशन क्या होता है, कौन किसके अधीनस्थ होता है, किसकी क्या पावर होती हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो हमें बताया गया है सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 26 तक बताया गया है। और इस चैप्टर को आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं करना है, टोटल ट्रिकी चैप्टर है ये। इसको हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। सेक्शन 11 से सेक्शन 26 तक ये जो चैप्टर है, चैप्टर 3 हमारा दिया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे सेक्शन 11 में हमें 15 राजस्व अधिकारी दिए गए हैं। सेक्शन 11 में कितने रेवेन्यू ऑफिसर दिए गए? 15 राजस्व अधिकारी, जो कि सेक्शन अगर अपन MPLRC की बात करें तो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में इनको 13 राजस्व अधिकारी बोले जाते हैं। इनको उन्होंने केवल नंबर डाल दिया है। यहाँ पर हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ट्रिक से समझेंगे। ये जो 15 राजस्व अधिकारी हमें दिए गए हैं सेक्शन 11 में, इनमें अलग अलग नंबर दे दिए गए, 15 नंबर दे दिए गए। बेसिकली ये 15 नंबर है नहीं। जैसे उन्होंने कहा आयुक्त भू अभिलेख, तो आयुक्त भू अभिलेख में इन्होंने दूसरा नंबर दे दिया है अपर आयुक्त भू अभिलेख। ठीक है ना। अपर आयुक्त की जो पावर वगैरह होती हैं वो सब एक ही होती हैं, बस सेक्शन अलग अलग दिए हैं। तो जब इन्होंने कहा आयुक्त भू अभिलेख, तो इनको जो इन्होंने नंबर दिया है 1 और 2, तो ये जो सेक्शन है हमारी सेक्शन 14 और सेक्शन 15 में इनकी नियुक्ति बता दी गई, आयुक्त भू अभिलेख और आयुक्त अपर आयुक्त भू अभिलेख। इसके बाद इन्होंने जो 3rd और 4th नंबर पे दिया है वो दिया है क्या? आयुक्त और अपर आयुक्त, जो कि एक ही है। ठीक है। तो 2 पोस्ट वो हो गई, आयुक्त और ये आयुक्त भू अभिलेख ये नहीं आएगा, यहां पर आएगा आयुक्त और अपर आयुक्त। ठीक है। लेकिन ये जो आयुक्त भू अभिलेख इन्होंने दिया है स्टार्टिंग में, ये हमारा आ जाएगा आयुक्त भू अभिलेख किस में आएगा? आयुक्त भू अभिलेख ये किस में आ जाएंगे हमारे? और अपर आयुक्त भू अभिलेख सेक्शन 62 और 63 में। एक्चुअल में यहाँ पर ये भू अभिलेख या रेवेन्यू ऑफिसर वो आता है हमारा सर्वे ऑफिसर, तो ये सब कब आएंगे? जब सेटलमेंट की प्रोसीडिंग चलती है। ये जो हमारा चैप्टर आएगा जो 62 से स्टार्ट होगा, बेसिकली 61 से स्टार्ट होता है वो चैप्टर। 61 MP ये छत्तीसगढ़ ये जो लैंड रिकॉर्ड है इसमें रिपील्ड कर दी गई है, तो वो 62 से हम स्टार्ट मानेंगे। तो उसमें ये जो ऑफिसर्स हैं, जैसे आयुक्त भू अभिलेख आएगा, ठीक है ना, उसके बाद आएगा डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, है ना, डिप्टी सर्वे ऑफिसर, ये सब जो आएंगे, ये ऑफिसर कब आएंगे? ये आएंगे तब जब सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। सर्वे की जो अधिसूचना निकाली जाएगी, नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, सेक्शन 67 में निकाला जाएगा, तब से ये जो आयुक्त है वो कौन हो जाएगा? फिर इसको हम दोबारा से चार्ट में देख लेते हैं। आयुक्त हो जाएगा उसी को, ये कोई अलग ऑफिसर नहीं है। आयुक्त हो जाएगा आयुक्त भू अभिलेख, ठीक है ना। और कलेक्टर हो जाएगा जिला सर्वेक्षण अधिकारी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो नाम दिए गए हैं, और हम हमारा जो उपखंड अधिकारी है SDO को बोल देंगे हम क्या? डिप्टी सर्वे ऑफिसर। तो इस तरीके से इनके जो नाम है, बेसिकली ये जो भू अभिलेख वाले हमारे सेक्शन 11 में जो नाम दिए गए हैं वो कोई अलग अधिकारी नहीं है। जब सेक्शन 67 में अधिसूचना निकाली जाती है सेटलमेंट के लिए, सर्वे के लिए, लैंड सर्वे का जो चैप्टर है, नॉन अर्बन एरियाज में लैंड सर्वे के लिए अधिसूचना नोटिफिकेशन निकाला जाता है, तब इन अधिकारियों का नाम ये बदल जाता है पूरा। ठीक है ना। और यहाँ पर सेक्शन 62 में बताया गया हमें क्या? आयुक्त भू अभिलेख, और 63 में बताया गया अपर आयुक्त भू अभिलेख। बाकी सेक्शन 64 में हमें ये दोनों ऑफिसर बता दिए गए हैं। कौन से? जिला सर्वेक्षण अधिकारी और उप सर्वेक्षण अधिकारी। ठीक है। ये उनकी नियुक्ति वहां पर की जाएगी। बाकी अधिकारियों को हम सेक्शन 11 में देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ऑफिसर हैं आयुक्त के बाद कलेक्टर, फिर अपर कलेक्टर, ठीक है ना। फिर आ जाता है कौन? सब डिवीजन ऑफिसर, फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो जो आते हैं उप कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, ये सहायक कलेक्टर, ये आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद फिर हमारा आ जाएगा तहसीलदार, फिर इसके बाद आ जाएगा और जो भू अभिलेख अधीक्षक हैं वो आ जाएंगे, फिर नायब तहसीलदार, फिर सहायक भू अभिलेख अधीक्षक। ऐसे ही पूरी की पूरी लिस्ट बताई गई है, ये हमें याद करनी है।
सेक्शन 11 में 15 अधिकारी उन्होंने बताए, 15 अधिकारी अगर आप इस तरीके से गिनेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम सेक्शन 11 के बाद आती है सेक्शन 12, ठीक है ना, इसको हम छोड़ देंगे। 12 के साथ हम मिलाकर पढ़ेंगे सेक्शन 23 और एक सेक्शन हम और छोड़ देंगे सेक्शन 13। इसकी हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है ना, इन 3 सेक्शनों की, ठीक है। अब चूंकि हम अधिकारियों की बात कर रहे हैं तो अधिकारियों की जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी नियुक्ति देख लें। हमारे यहाँ लैंड रेवेन्यू प्रत्येक अधिकारी, एसडीओ को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक अधिकारी की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्य सरकार। ना इसमें मंडल का कोई काम है, ना कमिश्नर का कोई काम है, ना कलेक्टर का कोई काम है। कलेक्टर कुछ नियुक्तियां करता है, वो रेवेन्यू ऑफिसर की नियुक्ति नहीं करता है। कलेक्टर सेक्शन 104 और 106 में पटवारी, नगर सर्वेक्षक, आरआई इनकी नियुक्ति करेगा, ठीक है ना, रेवेन्यू ऑफिसर्स की नियुक्ति नहीं करता। एक रेवेन्यू ऑफिसर है एसडीओ, जिसको वो पावर देता है, नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। तो नियुक्ति जितनी भी बताई गई है, रेवेन्यू ऑफिसर्स की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट जितने भी बताए गए वो पीएससी के थ्रू होते हैं। पीएससी का जो एग्जाम है और वो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। अब इनको हम डिवाइड कर देते हैं आयुक्त को, ठीक है। मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूं, उसको आप याद रखें। हम यहां से जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे सेक्शन 14 से, तो सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 22 तक ये बताइए, या हम ये कहें कि सेक्शन 22 में तो एसडीओ आता है, सेक्शन 21 तक हमें ये बताया कि कौन से अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है ना, और उसको कौन सी शक्तियां होंगी और उसके क्या कर्तव्य होंगे, अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे। तो नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, शक्तियां उसको वो होंगी जो राज्य सरकार ने उसको प्रदत्त की हैं, अधिकार उसके वो होंगे जो राज्य सरकार ने उस पर अधिरोपित किए हैं। जब आप सेक्शन पढ़ेंगे 14, 15 तो बड़े बड़े पैरा दिए गए हैं, उन बड़े बड़े पैराओं में केवल यही लिखा है कि वो उन सब मतलब लंबे चौड़े शब्दों में, तो क्या है, राज्य सरकार नियुक्ति करेगी, शक्तियां वही होंगी जो राज्य सरकार उनको प्रदत्त करती है, और अधिकार वो कर्तव्य उनके वो होंगे जो राज्य सरकार उनको उन पर अधिरोपित करती है। तो आपको प्रत्येक सेक्शन में केवल इतना याद रखना है। बाकी आयुक्त की बात करते हैं, आयुक्त और अपर आयुक्त। पहले आयुक्त की नियुक्ति किस में होती है? सेक्शन 14 में, और अपर आयुक्त की नियुक्ति किस में होती है? सेक्शन 15 में। कलेक्टर नियुक्ति 16 और 17। कलेक्टर की नियुक्ति होती है सेक्शन 16 में, अपर कलेक्टर की नियुक्ति होती है सेक्शन 17 में। किसी भी जिले में अब यहां पर ये जो नियुक्तियां होती हैं वो कैसे होती हैं आप ये देख लें। पहले अपन ये चार्ट बना लेते हैं फिर। और ये जो अपर है, आयुक्त हमेशा एक होता है, कलेक्टर एक होता है, लेकिन अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर एक से अधिक होते हैं। एक जिले में कितने भी हो सकते हैं जितना राज्य सरकार को आवश्यक प्रतीत होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं संयुक्त कलेक्टर, है ना, सहायक कलेक्टर, तो संयुक्त, है ना, सहायक कलेक्टर, जो 3 कलेक्टर बताए गए हैं, उप कलेक्टर, वो आ जाते हैं, वो हमारे आ जाते हैं सेक्शन 18 में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे तहसीलदार वगैरह, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये किस में आ जाते हैं? 19 में, ठीक है। इसके बाद कौन आ जाता है? भू अभिलेख अधीक्षक, छोड़ दें इसको, 20 और 21 में अदर ऑफिसर, अन्य अधिकारी। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं 21 में, और 22 में आ जाता है एसडीओ, ये आ जाता है 22 में। अब ये कैसे बनाए जाते हैं आप थोड़े इस चार्ट को देख लें इसकी, क्योंकि वो चार्ट हमारा सेक्शन 23 वो और 12 में भी काम करेगा। ये बनाए जाते हैं, पहले हम बात कर लें कंट्री, फिर स्टेट, है ना, फिर डिवीज़न, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर एसडीओ मतलब सब डिवीज़न, फिर तहसील। पूरा जो देश का प्रशासनिक ढांचा है वो इस तरीके से बटा हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले देश आता है, फिर स्टेट आती है, स्टेट का जो छोटा हिस्सा होता है डिवीज़न होता है, डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत क्या होता है? सब डिवीज़न, फिर आती है तहसील। तो ये प्रशासनिक ढांचा है। इसको हम कंट्री को हटा दें क्योंकि हम केवल स्टेट के एक्ट की बात कर रहे हैं। तो एक राज्य होगा जो कि कौन सा है? छत्तीसगढ़ कर लें इसको, CG, ठीक है ना। इसके बाद इसमें आ जाएंगी डिवीज़न, डिवीज़न को हम संभाग बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाएंगी डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद सब डिवीज़न। बेसिकली सब डिवीज़न क्या होती है? सब डिवीज़न कोई वैसा प्रशासनिक ढांचा नहीं है कि जिसके लिए आप सब डिवीज़न ऑफिसर एसडीओ की नियुक्ति डायरेक्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ तहसीलों को मिलाकर, एक डिस्ट्रिक्ट की कुछ तहसीलों को मिलाकर तहसील
डिस्ट्रिक्ट और तहसील के बीच का एक हिस्सा तैयार कर लिया जाता है कलेक्टर अपनी इच्छा के अनुसार कि भाई ये तहसीलें मिलाकर हम एक सब डिवीज़न बना रहे हैं, तो उसके लिए हम सब डिवीज़न ऑफिसर अपॉइंट कर देते हैं। वो कोई मतलब स्पेसिफिक प्रशासनिक ढांचा नहीं है, वो कलेक्टर की इच्छा के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। तो ये वाली बात आई यहाँ पर। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि डिवीज़न में जो आयुक्त होगा वो कहाँ काम करेगा, डिवीज़न में, और मंडल सीधा कहाँ जाएगा, स्टेट में, और कलेक्टर कहाँ काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में, और ये जो सहायक कलेक्टर संयुक्त कलेक्टर है ये भी डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे। तहसीलदार काम कहाँ करेंगे, तहसील में, और एसडीओ काम करेगा कहाँ पर, जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील, जो कुछ तहसीलों को मिलाकर एक डिस्ट्रिक्ट के बीच का भाग बना दिया है, डिस्ट्रिक्ट और तहसील के बीच का भाग, उसमें एसडीओ काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनका आपको क्या याद करना है, पूरे सेक्शन में कुछ भी नहीं देखना है कि किस सेक्शन में किसकी नियुक्ति होती है, केवल एक आयुक्त होता है, एक संभाग का एक आयुक्त होगा, और कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट का होगा मेन अधिकारी। ठीक है ना, और ये डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार तहसील का हेड होगा। ठीक है ना, इसका कोई क्षेत्र होता नहीं है, भू अभिलेख अधीक्षक ये तहसीलदार के अधीनस्थ काम करते हैं। तो इस तरीके से हमें इनकी सबकी नियुक्ति कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। इनको शक्तियाँ कौन सी होती हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट इनको प्रदान करती है। इनके कर्तव्य कौन से होते हैं, इनको कौन सी ड्यूटी करनी होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट इन पर अधिरोपित करती है। बाकी आपको किसी भी सेक्शन में कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, अब बात आ जाती है कि सेक्शन 13 को भी अभी हम बाद में ही पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 12 की और सेक्शन 23 की। ठीक है, सेक्शन 22 को भी अपन बाद में देख लेते हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो ढांचा है, तो स्टेट के समस्त राजस्व अधिकारी किसके अधीनस्थ माने जाएंगे, ये हमें सेक्शन 12 में बताया। सेक्शन 12 में हमें 3 चीजों के लिए बताया गया है। वो 3 चीजें कौन सी हैं, ये स्टेट, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट, ये सेक्शन 12 में काम करती है। ठीक है, तो स्टेट के समस्त राजस्व अधिकारी किसके नियंत्रण में काम करेंगे, राज्य सरकार के, है ना। और डिवीजन का सबसे बड़ा अधिकारी होता है संभाग। तो एक डिवीजन, छत्तीसगढ़ के एक्ट में खंड शब्द का उपयोग किया गया है, संभाग शब्द का उपयोग नहीं किया गया है ना। तो खंड में जो जितने भी राजस्व अधिकारी होंगे वो किसके अधीनस्थ होंगे, है ना, आयुक्त के। ठीक है, क्योंकि संभाग का यानी खंड का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, आयुक्त। और जब तक कि कुछ अन्यथा अपेक्षित ना किया जाए, उपबंधित ना किया जाए, डिस्ट्रिक्ट डिवीजन के समस्त राजस्व अधिकारी किसके अधीनस्थ होंगे, कलेक्टर के। तो ये आ गया। इसके बाद यहां से हम इसको ब्रेक कर लें, ये मेरे ख्याल से नियंत्रण है। ठीक है ना, और फिर हम बात करते हैं अधीनस्थता की। तो सेक्शन 23 में 2 चीजें बताई हैं, एक सब डिवीजन, एक तहसील। सेक्शन 23 में तो ये कहते हैं उपखंड के समस्त राजस्व अधिकारी किसके अधीनस्थ होंगे, एसडीओ के। ठीक है ना, और तहसील के नायब तहसीलदार शब्द का उपयोग किया गया है। अपर तहसीलदार, नायब तहसीलदार किसके अधीनस्थ होंगे, नायब तहसीलदार का उपयोग किया गया है तहसीलदार के। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बताया गया है, तो कौन किसका अधीनस्थ होगा, कौन किसके सबऑर्डिनेशन में होगा, वो याद करने हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें याद रखना, हमें तो देखने से यही लगता है कि यहाँ पर ये अधीनस्थता की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने बेयर एक्ट में देखेंगे तो सेक्शन 12 का टाइटल कुछ और कहता है और सेक्शन 23 का टाइटल कुछ और कहता है। 12 का टाइटल क्या कहता है, नियंत्रण, है ना। 12 नियंत्रण की बात करता है और 23 अधीनस्थता की बात करता है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है, कहाँ अधीनस्थता लिखा है और कहाँ नियंत्रण लिखा है, और दोनों सेक्शन है अगर आपको ऑब्जेक्टिव में एक साथ दे दी गई तो यहाँ गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। दोनों में अलग अलग शब्द का उपयोग किया गया है, अर्थ एक ही है। ये इसके अंडर में काम करेगा, ये इसके अंडर में काम करेगा, ये इसके अंडर में काम करेगा, ऐसे। तो इस चार्ट को देखें। इसके बाद हमारा जो एक और ऑफिसर आता है वो आता है सेक्शन 21 में। 21 में कहते हैं अदर ऑफिसर्स की नियुक्ति। तो अदर ऑफिसर्स की नियुक्ति अगर राज्य सरकार चाहे तो रेवेन्यू के काम के संचालन के लिए किसी भी अन्य ऑफिसर की नियुक्ति कर सकती है। ठीक है ना, वो वहाँ काम करेगा जहाँ राज्य सरकार बताएगी। MPLRC में, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में ये सेक्शन रिपील कर दिया गया है 21। ठीक है, अब बात आती है SDO। तो चूंकि सब डिवीजन प्रशासनिक ढांचा एक ऑथेंटिक प्रशासनिक ढांचा नहीं है, ना तो ये जैसे आता है कंट्री, स्टेट, डिवीज़न,
डिस्ट्रिक्ट, तहसील इसका नहीं है, तो इसके लिए उसके लिए अधिकारी की नियुक्ति पीएचसी के थ्रू नहीं होती है। जैसे कि अब तो वहाँ का जो कलेक्टर होगा, ये किसके अंडर में रहती है? सब डिवीज़न कलेक्टर के अंदर में। कलेक्टर के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं, तो उन तहसीलों में कलेक्टर क्या करता है, ये जो अधिकारी बताए गए संयुक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, इनमें से किसी व्यक्ति को एक डिवीज़न बनाकर उसका अधिकारी अपॉइंट कर देता है और उसको कुछ पावर दे देता है। ठीक है, तो इसका अपॉइंटमेंट नहीं होता है, इसको क्या किया जाता है? पावर्स दे दी जाती हैं। ठीक है, इसकी वैसे नियुक्ति नहीं होती है कि एसडीओ के रूप में नियुक्ति हो रही है। ये होते हैं संयुक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, इनमें से कोई ऑफिसर होता है, रेवेन्यू ऑफिसर होता है, और इसको केवल कलेक्टर द्वारा एसडीओ डिवीज़न में पावर दे दी जाती है। और डिवीज़न एकमात्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई व्यक्ति, जैसे हम सेक्शन 27 में पढ़ेंगे, सेक्शन 27 में ये बताया गया कि प्रत्येक अधिकारी को केवल अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है। लेकिन 27 में एसडीओ इसके एक्सेप्शन के तौर पर बताया गया है, जो एक चूंकि एक्सेप्शन के तौर पर क्यों बताया गया है, करेगा वो अपने ही क्षेत्र में, लेकिन सवाल ये उठता है कि उसका क्षेत्र अपने आप में ही डिसाइड नहीं है। कलेक्टर बताता है कि तुम्हारा ये क्षेत्र है और 2 तहसीलों पर, 3 तहसीलों पर तुम्हारा अधिकार होगा, तो ऐसी स्थिति में उसके क्षेत्र बदलते रहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि एसडीओ अपने क्षेत्राधिकार में, अपने क्षेत्राधिकार से जो उसको दिया है उससे बाहर भी काम कर सकता है, क्योंकि उसका क्षेत्र बदलता रहता है। तो केवल एक ही ऐसा ऑफिसर है एसडीओ, ठीक है ना, जो सेक्शन 22 में बताया गया है, और 23 हम कर चुके हैं। तो ये पूरा चार्ट हमारा कंप्लीट है, केवल सेक्शन 13 इसमें रह गई है। तो सेक्शन 13 को भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 13 में राज्य सरकार की स्पेशल शक्ति दी गई है। इसमें कहीं से भी, इस पूरे चैप्टर में कभी भी कहीं से भी कोई डीपली ओटी नहीं आएगा। थोड़ा सा जो घुमा कर देते हैं एसडीओ वाला देते हैं, एसडीओ वाला घुमा कर नहीं देते हैं, बस वो अपॉइंटमेंट और पावर जो डेलीगेट किए जाते हैं उसके संबंध में, और कुछ नहीं है। तो सेक्शन 13 इस चैप्टर की जो रह गई है अभी तक 23 तक, वो ये कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट, देखें आपको पता है जब भी कोई नया स्टेट बनाया जाता है तो वो कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में सारे स्टेट आते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में जो कुछ भी चीज़ें आती हैं उसके लिए उसकी नामों में, सीमाओं में परिवर्तन करने का काम कितना है? नए जिले गठित करना, नए संभाग गठित करना, पुराने जिले संभागों को समाप्त करना, क्योंकि स्टेट के अंतर्गत आती है। यहाँ से ना ये केंद्र तो हमने हटा ही दिया, ये स्टेट के अंतर्गत आती हैं। तो इन सब में, चाहे वो संभाग हो, चाहे जिला हो, चाहे तहसील हो, इसमें नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, घटाना बढ़ाना, वो सब कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट, है ना। जैसे हम बात करते हैं भाई, हमारे साथ जब स्टेट मध्य प्रदेश राज्य बना था तो लगभग कितने उसमें डिस्ट्रिक्ट थे, है ना, 43 थे। फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते 61 तक हो गए। उसके बाद फिर जब 1 नवंबर 2000 को विभाजन हो गया तो वो 45 रह गए, और आज बढ़ते बढ़ते वो फिर से कितने हो गए? 52। तो इस तरीके से वो घटते बढ़ते रहते हैं। सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, घटाना बढ़ाना, ये सब किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का। यहाँ पर एक नया ओटी है, वो ये कहता है कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करती है तो इसके लिए नोटिफिकेशन के माध्यम, जो समाचार पत्र में प्रकाशन के माध्यम से आपत्तियां आमंत्रित करती है। आपत्तियां मतलब यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है ऐसा करने से, किसी संघ को, किसी सोसाइटी को, तो वो अपनी आपत्ति हमें दे। लास्ट पैरा में हमें सेक्शन 13 के में बताया गया होगा। क्लियर? बस इतना सा ध्यान रखें, अपने दिमाग में ये सब चीज़ें सेट कर लें, तो आपको ये एक्ट यहाँ से जो हम बता रहे हैं उसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाती है सेक्शन, अब हमारे पास इस चैप्टर की 3 सेक्शन बची, सेक्शन 24, 25, 26। 24 में आप कर लें कि राज्य सरकार किसी भी अधिकारी को किसी भी अधिकारी की शक्तियाँ प्रदान कर सकती है। टाइटल पढ़ें जरा 24 का। तो राज्य सरकार जो राजस्व अधिकारी की शक्तियां हैं वो किसी भी एक राजस्व अधिकारी की शक्ति किसी भी लोअर जो राजस्व अधिकारी अधीनस्थ है उसके ऊपर क्या उसको प्रदान कर सकती है, ठीक है ना। और क्या कर सकती है? एक तो शक्तियां प्रदान कर सकती है और राजस्व अधिकारी को दूसरा किसी अन्य व्यक्ति को भी कर सकता है। अगर उसको लगता है कि भाई किसी अन्य व्यक्ति को शक्तियां प्रदान करना, तो ये सब राज्य सरकार का पावर दिया गया है, उसको कर देंगे। 24 को इग्नोर करें, वो 25 को। 26 से कहती है कि कलेक्टर यदि अपने पद पर नहीं है, कलेक्टर का होना जरूरी है, कलेक्टर यदि नहीं है,
मृत्यु हो गई है, अन्य कारण से अपने पद पर नहीं है, तो किसी भी अन्य राजस्व अधिकारी को कलेक्टर के स्थान पर राज्य सरकार वहाँ स्थापित कर देगी जब तक नया कलेक्टर नहीं आ जाता है, और वो क्या माना जाएगा तब तक? कलेक्टर। ठीक है, तो ये पूरा जो चैप्टर था 11 से लेके 26 तक, यदि आप उसको इस तरीके से ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी छोटी छोटी इसमें बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कौन सा खत्म होता है? चैप्टर 3। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अच्छी बात है। अब हमारा जाता है चैप्टर 4 सेक्शन 27 टू 43। ये हमारा नया चैप्टर आ जाता है। ठीक है ना, जो नए लोग हैं वो घबराए नहीं, क्रैश कोर्स की तरह कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बाद में डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। तो ये जो चैप्टर है ये हमें ये बताता है कि भाई कौन सा राजस्व अधिकारी कहाँ कहाँ काम करेगा, किस किस तरीके से काम करेगा, और क्या राजस्व अधिकारी जो हैं, जैसे अभी अपन ने एक बात करना भूल गए थे, एक और रेवेन्यू ऑफिसर आता है हमारे पास, वो कौन होता है? कंसोलिडेशन ऑफिसर, चकबंदी अधिकारी। सेक्शन 205 में बताया गया चकबंदी अधिकारी कौन होता है। तो चकबंदी अधिकारी तहसीलदार होता है, इसलिए चकबंदी अधिकारी कौन होता है? राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर। जबकि पटवारी है ना, आरआई, नगर सर्वेक्षक, नगर मापक, ये सब मापक, ये सब रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होते। इससे रिलेटेड काफ़ी ओटी आते हैं कि कौन होता है कौन नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो ओटी आता है वो किस पर आता है? राजस्व निरीक्षक और चकबंदी अधिकारी। ठीक है, तो याद रखना चकबंदी अधिकारी सेक्शन 205 में बताया गया, और वो तहसीलदारी होता है, इसलिए वो कौन होता है? राजस्व अधिकारी, रेवेन्यू ऑफिसर माना जाता है। बाकी रेवेन्यू ऑफिसर केवल वही होते हैं जो हमें कहाँ बताए गए हैं? सेक्शन 11 में, केवल और केवल। उसके अलावा कोई किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा, जैसे पटेल का भी आएगा आगे नाम, है ना, ये कोई भी रेवेन्यू ऑफिसर नहीं होता है, केवल चकबंदी अधिकारी। सेक्शन 11 की लिस्ट से बाहर एक ही व्यक्ति होता है, चकबंदी अधिकारी, क्योंकि 205 में लिखा है चकबंदी अधिकारी तहसीलदार होगा या तहसीलदारी चकबंदी अधिकारी होगा। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इनके पावर क्या रहते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, और इनकी जो स्टेटस है, प्रास्थिति है, वो क्या होता है। ये रेवेन्यू मतलब कोर्ट की इनकी प्रास्थिति होती है, और अगर कोर्ट की प्रास्थिति है तो इनके यहाँ जो मामले हैं उसको चलने की प्रोसीडिंग क्या है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 27 को, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें ये बताया गया प्रत्येक राजस्व अधिकारी केवल अपने अधिकार क्षेत्र में काम करेगा। एक्सेप्शन है क्या? जिले के लिए, केवल जिले के अंदर, ऐसा नहीं जिले के बाहर नहीं, एक जिले के अंदर जो एक्सेप्शन है वो इसका क्या है? एसडीओ, सब डिवीजन ऑफिसर, एक जिले में कहीं पर भी काम कर सकता है, कहीं पर भी नहीं करता है। बेसिकली एक्चुअल में उसके अधिकार को चेंज किया जाता रहता है कि अब ये वाला डिवीज़न बन गया डिवीजन, इस हिसाब से वो काम करता है, लेकिन फिलहाल हम उसको एक्सेप्शन के तौर पर लेंगे। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट सेक्शन आती है वो आती है 28। तो 28 में बताया गया है कि आप लोकल इंस्पेक्शन के लिए जब जाते हैं, निरीक्षण के लिए जाते हैं, तो कैसे कैसे जाएंगे। तो 28 भी ट्रिकी है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब घर पे पढ़ें तो उसको नोट कर लेना। सीधी बात ये कही गई है, हमारे पास एवरी रेवेन्यू ऑफिसर और जो कोई भी नाम लिए गए हैं, जैसे पटवारी, आरआई, है ना, मापक, नगर सर्वेक्षक, जो कोई भी हैं, सब फील्ड पर जाकर इंस्पेक्शन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, सब, है ना। कोई भी जाकर निरीक्षण कर सकता है फील्ड पर जाकर, रेवेन्यू की दृष्टि से कि यहाँ पर रेवेन्यू कितना वसूला जाना है, अगर कोई ऑफेंस हुआ है, किसी प्रकार का जो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो फील्ड ऐसी है जो जिसमें घर भी है, घेरा लगा प्रांगण है, इस टाइप की अगर कोई जगह है, तो रात को नहीं जाएंगे और 24 घंटे की सूचना देकर जाएंगे। रात को नहीं जाएंगे और 24 घंटे की सूचना देकर जाएंगे, और उनकी धार्मिक भावनाओं का वहाँ पर जाते समय ध्यान रखेंगे। ये छोटे छोटे ओटी हैं जो आप टिक कर लें। ठीक है। फिर आती है हमारे पास 28 के बाद 2 सेक्शन आती हैं जो अंतरण से संबंधित हैं। अंतरण, ये कहती है 29 एंड 30, 2 सेक्शन है हमारे पास। ठीक है ना, मामलों का अंतरण से संबंधित है। 29 में केवल 2 अधिकारी आएंगे, एक मंडल और एक आयुक्त। ठीक है, मंडल और आयुक्त। तो ये मामलों का अंतरण कर सकते हैं अपने अधीनस्थ। हमने मंडल और आयुक्त का जो नियंत्रण था वो देखा था सेक्शन 12 में। तो नियंत्रण के अंतर्गत ये भी आता है कि अगर मंडल के अधीनस्थ जितने भी राजस्व अधिकारी हैं तो
उसके एक राजस्व अधिकारी के मामले को दूसरे राजस्व अधिकारी के मामलों को ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा ही कलेक्टर अपने अधीनस्थ के एक राजस्व अधिकारी से मामले दूसरे राजस्व अधिकारी को अंतरित कर सकता है, आयुक्त। ठीक है ना, ये वाली बात इन्होंने, और ये स्वमोटो और एप्लीकेशन दोनों पर मामले ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन एक्ट में ये लिखा हुआ, ये तो बात हो गई कि अपने अधीनस्थ, लेकिन एक्ट में दोनों ही जगह इन्होंने डिस्ट्रिक्ट शब्द का उपयोग किया है। ठीक है ना, जिला, डिस्ट्रिक्ट शब्द का उपयोग किया है। इन्होंने कहा मंडल अपने अधीनस्थ एक जिले से दूसरे जिले में, और आयुक्त अपने अधीनस्थ एक जिले से, एक जिले के किसी राजस्व अधिकारी से दूसरे जिले के राजस्व अधिकारी को मामला अंतरित कर सकता है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो मंडल के अधीनस्थ एक जिले का मतलब है पूरे स्टेट के जिले, क्योंकि मंडल के अंदर क्या आता है, पूरा स्टेट है ना। और आयुक्त के अंतर्गत केवल क्या आता है, डिवीजन। ठीक है, तो आयुक्त के अंतर्गत क्या आता है, डिवीजन, यानी कि मंडल या केवल डिस्ट्रिक्ट शब्द का, जबकि हमारे एमपीएलआरसी में अगर देखा जाए तो उसमें यहां पर संभाग का उपयोग किया गया है, किसके लिए, आयुक्त के लिए। यहां पर लेकिन दोनों ही जगह जिला शब्द का, डिस्ट्रिक्ट शब्द का उपयोग किया है। तो मंडल के अंतर्गत तो सारे ही जिले आते हैं, ठीक है ना, तो वो संभाग की सीमाओं से बाहर भी एक जिले से दूसरा जिला, जैसे ग्वालियर संभाग से वो भोपाल संभाग में मामला अंतरित कर सकता है। ठीक है, और आयुक्त केवल संभाग में कर सकता है। यहां जिले का अर्थ दोनों के लिए, शब्द का एक ही उपयोग किया गया, डिस्ट्रिक्ट, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट शब्द दोनों के लिए अलग अलग है। मंडल के लिए पूरे मध्य प्रदेश के जिले, और डिवीजन आयुक्त के लिए केवल एक संभाग के जिले। ठीक है, अब दूसरा जो आता है हमारा सेक्शन 30। सेक्शन 30 में आपको दो लिस्टें याद करनी है। पहला क्लॉज 1, क्लॉज 1 में दो अधिकारी हैं, कौन कौन है, कलेक्टर एंड एसडीओ। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा नंबर है उसमें हमें याद करने हैं आयुक्त, कलेक्टर, एसडीओ और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। ये नाम याद करने हैं। पहले क्लॉज में हमें क्या याद करना है, ये दो नाम याद करने हैं, और दूसरे क्लॉज में हमें क्या याद करना है, ये चार नाम याद करने हैं। तहसीलदार भी है इसमें, अच्छा तहसीलदार, तहसीलदार, ठीक है ना। तो ये चार नाम याद हमें करने हैं। यहां पर हमें देखना है इसकी पावर क्या है, अंतराल से संबंधित। ये जो दो अधिकारी हैं, कलेक्टर और एसडीओ, ये जो मामले हैं वो किसी अधिकारी से अपने मामले दे सकते हैं या किसी अधिकारी की फाइल से मामले उनको दे सकते हैं। ठीक है ना, किस लिए, कि वो उस पर ट्रायल करें, है ना, देखें और ट्रायल करें, यानी कि विचारण तक के लिए दे सकते हैं, मामले अंतरित कर सकते हैं या मंगा सकते हैं वापस। और ये क्या कर सकते हैं, ये जो ऑफिसर हैं ये कह रहे हैं ये अपने अधीनस्थ, एक अधीनस्थ अधिकारी या अपनी फाइल के मामलों को, ये जो चार ऑफिसर बताएं, अपनी फाइल के मामलों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जांच के लिए, विचारण के लिए, उसके बाद वापस लौटाए जाने के लिए दे देंगे। ये ट्रायल तक के लिए दे रहे हैं। ये कहते हैं कि हम तुम्हें जो अपनी फाइल के, ये एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को मामले दे रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये चार ऑफिसर ये कर रहे हैं कि अपनी फाइल के मामले अधीनस्थ अधिकारियों को दे रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आप इस पर जांच करें, इंक्वायरी करें और उसकी रिपोर्ट हमें प्रेषित करें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दो चीज़ें याद रखनी हैं। ये ट्रायल करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन किसका, अपने अधीनस्थ एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को मामले। ठीक है ना, ये कह रहे हैं हम अपनी फाइल के मामले दे रहे हैं, आप उस पर इंक्वायरी करें, जांच करें और हमें वापस भेजें। ठीक है, तो ये चार नाम आपको पहले क्लॉज में दो नाम याद रखने हैं और दूसरे क्लॉज में आपको चार नाम याद रखने हैं। तो इस तरीके से ट्रांसफर होता है सेक्शन 29 और सेक्शन 30 में। अब हमारे पास दो स्पेशल सेक्शन हैं, 31 और 32। ठीक है, 31 क्या कहती है, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर होंगे, जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर, उनको क्या प्रास्थिति प्रदान की गई है, राजस्व न्यायालय की। यानी कि ये जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं ये रेवेन्यू कोर्ट माने जाएंगे। ये स्टेटस इन्हें दिया गया है सेक्शन 31 में, इंक्लूडिंग बोर्ड, है ना। मंडल भी क्या माना जाएगा, राजस्व न्यायालय।
और बाकी जितने भी राजस्व अधिकारी में बताए गए सब राजस्व न्यायालय माने जाएंगे, यानी कि जब इनके बोर्ड पर कोई कार्रवाई होती है तो रेवेन्यू कोर्ट की तरह होती है, ना कि रेवेन्यू ऑफिसर की तरह, ठीक है। और सेक्शन 32 में इनको इनहेरेंट पावर दिए गए, अंतर्निहित शक्तियाँ दी गई हैं। याद रखना यहाँ पर सेक्शन 32 में अंतर्निहित शक्तियाँ दी गई हैं मंडल और राजस्व अधिकारियों को। वो ऐसे आपने देखा होगा सीपीसी में जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं वो 2 दी गई हैं, है ना, सेक्शन उसमें 151 में, और यहाँ पर सीआरपीसी में 482 में जो शक्तियाँ दी गई वो 3 दी गई। तो यहाँ पर ये देख लें कि एलआरसी में कितनी शक्तियाँ दी गई और कौन सी दी। इस पर ओटी गलत होने की संभावना बनती है। क्या हम फ्लुएंसी में सारी चीज़ें एक जैसी समझ लेते हैं? तो क्या क्या 2 शक्तियाँ कौन सी दी गई हैं? न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के निवारण के लिए। ये 2 लाइनों का इन्होंने यूज़ किया है, जबकि सीआरपीसी में 3 लाइनों का उपयोग किया गया है, ठीक है ना। तो यहां पर देख लें, क्योंकि एक बार ऐसा ओटी आ चुका है जिसमें 3 शब्द दिए गए थे और तीनों एक जैसे, क्योंकि हम सीआरपीसी पर भी ध्यान देते हैं तो तीनों एक जैसे लगते हैं, वहाँ ओटी गलत होने की संभावना पूरी की पूरी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेवेन्यू बोर्ड की परिस्थिति स्टेटस प्रदान किया गया, ये अंतर्निहित शक्ति दी गई, किसे दी गई है? ये दोनों ही सेक्शन किसके लिए? मंडल और राजस्व अधिकारी सबके लिए, ठीक है। अब सेक्शन 33 से सेक्शन 40 तक आप ये मानकर चलें कि इनके संबंध में प्रक्रिया क्या होती है, कैसे काम करेंगे, उसकी प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रक्रिया जैसे कि ऑलमोस्ट सिविल प्रोसीजर कोड की यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, जो हमें बताया जाता है कहाँ पर? सेक्शन 43 में बताया गया है कि यहाँ पर अगर कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है तो सीपीसी का प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। तो ये हमारी सेक्शन 43 हो गई, उसमें हमें इतना ही पढ़ना है। और सीपीसी में एलआरसी के बारे में कहाँ बताया गया है? सेक्शन 5 में, ठीक है। तो सेक्शन 43 हमारी होगी, इसके बारे में हमें और कुछ नहीं पढ़ना है। चलते हैं, तो सेक्शन 33 से सेक्शन 43 तक प्रोसीजर बताया गया। प्रोसीजर बताया गया तो प्रोसीजर में क्या बताया गया, स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। आप अपने बेयर एक्ट में उसको टिक करते जाएं, नहीं तो घर पे जाके टिक कर लें। प्रोसीजर जो हमें बताया गया है, सबसे पहले जब भी रेवेन्यू बोर्ड के सामने कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है तो वो क्या करेगा? दूसरे पक्षकार को सूचना देगा, यही करेगा ना, क्योंकि जब तक दूसरे पक्षकार को हम नोटिस नहीं देंगे कि आप आएँ, आपके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग फाइल की गई है, तब तक प्रोसीजर चालू ही नहीं होगा। तो सेक्शन 33 में हमें यही बताया गया है, समन, ठीक है ना, समन, जो कि इसमें 3 सेक्शन बताई गई हैं। एक 258 एलआरसी, ठीक है ना, एलआरसी की बताई गई है, इसके नियमों के अधीन रहते हुए, और सेक्शन 131 और 132 के अधीन रहते हुए ये है सीपीसी की। ये कहते हैं इन लोगों को जो व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त हैं, 131 के 132 के सीपीसी में जो लोग बताए गए हैं, उनको यहाँ पर समन में नहीं बुलाया जाएगा। और इसके लिए जो रूल फॉलो किए जाएंगे, एलआरसी के 258 में जो रूल्स बताए गए हैं वो फॉलो किए जाएंगे। इनके अधीन रहते हुए किसी भी व्यक्ति को समन किया जाएगा और न्यायालय में बुलाया जाएगा, ठीक है। अब समन किया हुआ व्यक्ति जिसको यहाँ समन किया गया और न्यायालय में बुलाया गया है, अगर वो नहीं आता है तो हम इस पर 3 कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। पहली, सेक्शन 34 में गिरफ्तारी का जमानती वारंट भेज सकते हैं, उसकी उपस्थिति के लिए उससे प्रतिभूति मांग सकते हैं, और उस पर न आने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? 1000 रुपये का जुर्माना उसके ना आने के लिए लगाया जा सकता है। तो ये 3 सेक्शन, ये 3 पॉइंट हमें याद करने हैं। यहाँ पर जो एक तो अमाउंट में कन्फ्यूज़न होता है, दूसरी जो बात आती है, जो कन्फ्यूज़न होता है, ये जमानती वारंट है, गिरफ्तारी का जमानती वारंट आपसे पूछ लिया जाएगा, नॉर्मल वारंट है ना, गैर जमानती वारंट है, तो गिरफ्तारी का जमानती वारंट यहाँ पर दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसके खिलाफ अब यदि आप फिर भी नहीं आते हैं तो क्या करेंगे? इसके बाद क्या होगा? सीपीसी में मैंने आपको ऑर्डर 9 बताया था। ऑर्डर 9 में मैंने आपको 2 चीजें स्पेशल बताई थी पूरा ऑर्डर 9 समझने के लिए। अगर एप्लीकेंट नहीं आता है, प्लेंटिफ नहीं आता है, तो उसका वाद खारिज कर दिया जाएगा, और यदि विरोधी पक्षकार नहीं आता है, डिफेंडेंट नहीं आता है, तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर किया जाएगा। और ये जो लॉ है वो सारे लॉ पर लागू होता है, क्योंकि अगर एप्लीकेंट आ रहा है तो वो तो आ ही रहा है ना, हमने सुनवाई का, नेचुरल जस्टिस का पूरा पालन किया, उसके बाद भी डिफेंडेंट नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे? एक्स पार्टी। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी अनुपस्थिति में
कार्रवाई चलेगी ही नहीं। नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है तुम्हें सुने जाने का रीजनेबल मौका दिया जाएगा। सिंपल सी बात, आपको मौका दिया गया, आप गिरफ्तारी के ये वारंट वगैरह के बाद भी नहीं आए, तो फिर क्या होगा, आपके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर किया जाएगा। और इसका जो पैरा 3 है उसमें एक ऑब्जेक्टिव है 30 डेज कि इतना सा करना, एक्स पार्टी ऑर्डर इसमें किया जाएगा 30 डेज। आप उसको समाप्त कराने के लिए, एक्स पार्टी ऑर्डर समाप्त कराने के लिए 30 दिन में उसी कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। केवल इतना सा करें। ये सेक्शन हमारी ये 34 में 3 पॉइंट करने थे, ठीक है ना। 35 में हमें एक तो ये आ जाएगा एक्स पार्टी ऑर्डर कौन से सेक्शन में होता है, दूसरा आप एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड कराने के लिए कितने दिन के भीतर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, इस बात पर फोकस करें, ठीक है ना। और ये एक और बात कहते हैं कि यदि एक्स पार्टी ये 30 दिन के भीतर आपने उसको नामंजूर कराने, एक्स पार्टी ऑर्डर को सेटिसाइड कराने के लिए एप्लीकेशन की है और आवेदन को नामंजूर कर दिया गया है, तो उसकी क्लॉज 4 में दिया होगा, उसकी अपील आदेश की अपील की भांति होगी, ठीक है ना। यानी कि प्रथम अपील की तरह उसकी अपील होगी, ठीक। तो अपील के लिए भी प्रोविजन दिया गया, उसकी अगर नामंजूर कर दिया गया आदेश तो उसकी अपील की जा सकती है। क्लियर। तो ये हमारा सेक्शन 35 हो गया। सेक्शन 36 जो कहता है हमारा, वो क्या कहता है, स्थगन, एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट सीपीसी में कौन से ऑर्डर में दिए गए हैं, 17 में, है ना। तो सीपीसी में जो दिए गए, एमपीएलआरसी में और सीपीसी में केवल 3 स्थगन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ में 4 स्थगन दिए गए हैं। ये 36 में आप स्पेशली कर लें, ठीक है ना। बाकी आपका 36 हो गया, उसमें कुछ नहीं है। 37 कहती है खर्च दिलवाने की शक्ति, सेक्शन वाइज करें, ठीक है ना। फिर 38 कहती है स्थावर संपत्ति का कब्जा परिदत्त करने के विषयक आदेश को निष्पादित करने की शक्ति। ये सब आपको जितनी भी सेक्शन है कौन सी हैं, 39, ये सब आपको सेक्शन वाइज करनी है, ठीक है। आगे देखें, इसमें एक सेक्शन रिपील्ड भी होगी, कौन सी है, 41, ठीक है ना। और 40 कहती है अनुसूची में के नियमों का प्रभाव। ये सब टाइटल वाइज करना। अब आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव आने की पूरी संभावना, मतलब ज़्यादा संभावना नहीं है, और ये सब आपको कैसे करनी है, टाइटल वाइज। 42 में लास्ट लाइन कर लें कि यदि किसी अधिकारी की गलती या अनियमितता से कोई आदेश दे दिया गया है तो वो कब उल्टा माना जाएगा, जब पहले पैरा की लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, जबकि उसकी गलती की वजह से न्याय ना हो पाया हो। तो हम अनियमितताओं के कारण जो आदेश दिया गया, अगर उसमें न्याय नहीं हो पाया है तो हम उसको पलटेंगे, और यदि न्याय हुआ है तो वो उसका आदेश पलटे जाने योग्य नहीं होगा। सेक्शन 43 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जहाँ पर कोई प्रोसीजर नहीं बताया गया एलआरसी में, वहाँ पर कौन सा प्रोसीजर लागू होगा, सीपीसी का प्रोसीजर लागू होगा। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर था जो यहाँ पर खत्म होता है। अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा वो आता है चैप्टर 5, सेक्शन 44 से 56, क्योंकि 57 से क्या स्टार्ट हो जाएगा, समस्त भूमियां राज्य सरकार की हैं। तो अब हम देखते हैं, इसमें बेसिक हम पढ़ेंगे कौन से अधिकार, कौन सी प्रोसीडिंग, अपील, रिवीजन, रिव्यू, 3 चीजें हम पढ़ेंगे बेसिकली जो इसमें बताया गया। इसके बारे में हम देखें तो सेक्शन 44 बताती है हमें अपील के बारे में। तो अपीली अधिकारता किस किस को होती है, तो प्रत्येक अधिकारी को अपीली अधिकारता नहीं होती। अपीली अधिकारता की स्टार्टिंग होती है कहां से, एसडीओ से, एसडीओ। और अपन अगर सर्वे के संबंध में बात करते हैं तो कौन आ जाएगा इसमें, डिप्टी सर्वे ऑफिसर। जो कब आएगा, ये किन मैटरों की अपील सुनेगा, ये डिप्टी सर्वे ऑफिसर, जो उससे लैंड सर्वे से रिलेटेड चल रही हैं। चैप्टर 7 में जो लैंड सर्वे बताया जाएगा ना, जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें 67 में क्या निकाला जाता है, नोटिफिकेशन सर्वे के लिए, उसमें ये अधिकारी काम करेगा, कौन, डिप्टी सर्वे ऑफिसर, ठीक है। तो अगर उससे रिलेटेड कोई मैटर है तो डिप्टी सर्वे ऑफिसर के अधीनस्थ जितने भी अधिकारी होंगे जो सर्वे के लिए काम कर रहे हैं, उसके आदेश की अपील किसको होगी, डिप्टी सर्वे ऑफिसर को। और यदि एसडीओ के अधीन कोई अधिकारी काम कर रहे हैं, एसडीओ के अधीन कौन से आ जाएंगे, तहसीलदार, अधीक्षक भू अभिलेख, नायब तहसीलदार, वाटेवर, ये सब, इन सब की फर्स्ट अपील किसको होगी, एसडीओ को, ठीक है। तो ये सब करते जाना, आपके लिए चार्ट दिया गया है। इसके बाद अपन इस लिस्ट में चलते हैं।
तो यहाँ पर हम इस लिस्ट को अब उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं मंडल, ठीक है ना, फिर हम इसको कर देते हैं आयुक्त, फिर हम इसको कर देते हैं कलेक्टर, फिर हम कर देते हैं क्या, उपखंड अधिकारी, ठीक है ना। तो उपखंड अधिकारी के अधीनस्थ जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, सबकी फर्स्ट अपील किसको होगी, उपखंड अधिकारी को, उपखंड अधिकारी की फर्स्ट अपील होगी कलेक्टर को, कलेक्टर की फर्स्ट अपील होगी आयुक्त को, आयुक्त की फर्स्ट अपील होगी मंडल को, ठीक है। इतनी सी बात हमें बताई गई है। सेम यही सिस्टम यहां चलेगा, एसडीओ, डीएसओ, ठीक है ना, डीएसओ के आदेश की अपील सबसे, डीएसओ के अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं सबकी अपील किसको होगी, डीएसओ को, और उसकी किसको हो जाएगी, है ना, बंदोबस्त अधिकारी को यानी सेटलमेंट ऑफिसर को। फिर इसके बाद हमारा जो आयुक्त भू अभिलेख बताया गया उसको आ जाएगी, और उसकी अपील कहाँ चली जाएगी, सीधे मंडल को, ठीक है ना। मंडल को हम इसको सेंटर में रख लेते हैं, मंडल दोनों ही के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये जो यहाँ पर आयुक्त भू अभिलेख है उसकी अपील किसको चली जाएगी, मंडल को, बोर्ड को। तो इतनी सी बात आ गई। सेक्शन 47 ये कहती है कि ये सारी अपीलें, सेक्शन 47 क्या कहती है, ये सारी अपीलें 60 डेज में होंगी। यानी अपील के लिए, एक्चुअल में अपील जैसे हमारे एलआरसी में टाइम बताया गया है हर चीज के लिए, चाहे अपील हो, चाहे रिवीजन हो, चाहे रिव्यू हो, 45 डेज। ऐसे ही यहां पर जो टाइम बताया गया है वो कितना बताया गया हर चीज के लिए, 60 डेज, ठीक। क्या ये 23 का तो नहीं है कहीं है? हाँ, तो ये नया अमेंडमेंट है, कर लें, क्योंकि जो 2022 में एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है ना, उनके लिए वो क्या अलग लगता है, शायद 45, 60 और 90 डेज वाला जो पुराना जो कॉन्सेप्ट था 2 अक्टूबर 1959 से चला आ रहा था, वो था 45, 60 और 90 डेज का कॉन्सेप्ट था। मध्य प्रदेश ने उसको ख़त्म करके क्या कर दिया, ओवरऑल 45। छत्तीसगढ़ ने 2023 में, ये भी याद रखें कि 2023 में समाप्त किया गया है, 2023 में उसको क्या कर दिया, 60 डेज ओवरऑल। अच्छा है, क्योंकि वो याद करना बड़ा टिपिकल था, कौन से अधिकारी कौन सी अपील कितने समय में अपील जाती है, ठीक है। अब ये वाली बात आ गई। अब एक और सेकंड अपील की बात अभी अपन, है ना, अब बात आती है सेकंड अपील की। तो सेकंड अपील किसको होगी, एक तो सेकंड अपील के लिए आधार क्या है, तो क्लॉज 3 में हमें बता दिए गए हैं, इसके सब सेक्शन 3 में हमें सेकंड अपील के लिए आधार बताए हैं, ठीक है ना। आधार आप लोग याद करने, आधार ऑलमोस्ट वही होते हैं कि, है ना, गुणागुण के आधार पर विनिश्चय नहीं हो पाया था, इस तरीके के जो 3-4 आधार हैं वो लोग आप याद कर लें, क्लॉज 3 में बताए गए हैं आप, है ना। और अब बात आती है किसकी अपील किसको होगी। तो चार्ट यही है, टाइम यही है, ठीक है ना, अधिकारी यही है। हाँ, तो अब यहां पर हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिस, ये एसडीओ से उपखंड अधिकारी से चलते हैं, उपखंड अधिकारी और कलेक्टर, इन दोनों में से किसी ने भी कोई फर्स्ट अपील में जो आदेश पारित किया गया है उसकी अपील कहां होगी, दोनों की, इन दोनों की, आयुक्त को, ठीक है ना। सेम यही प्रोसीजर यहां आ जाएगा, और आयुक्त की सेकंड अपील कहां होगी, मंडल को, ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सेकंड अपील सुनने का राइट आयुक्त को है और मंडल को है, ऐसे कर लें आप। ये दूसरा तरीका है आपका याद करने का। सेकंड अपील सुनने का राइट किस किस को आ गया, आयुक्त को और मंडल को, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है, तो इसी में ही। अच्छा, सेकंड अपील के लिए आपसे जरूरी नहीं है आपसे ये पूछा जाए कि सेकंड अपील के लिए आपसे ये पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी दी जा सकती है, प्रथम अपील में पारित आदेश के विरुद्ध अपील, तो उसको हम सेकंड अपील ही बोलते हैं। एलआरसी में ऐसे ही पूछते हैं, सेकंड अपील नाम से हो सकता है ना आए। तो सेकंड अपील के सुनने का सबसे निम्नतर स्तर का अधिकारी कौन है, आयुक्त, और उसके बाद सेकंड अपील, आयुक्त की सेकंड आदेश की अपील किसको होगी, सेकंड आयुक्त, उसको मंडल को, ठीक है। अब सेक्शन 45 ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, 44 हो चुकी है ना। अच्छा, 45 हटा दी गई तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं हम 46 में। 46 क्या कहती है, किन मामलों में अपील नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें 5 मामले बताए गए जिसमें अपील होगी नहीं। 47 हम कर चुके हैं, 60 डेज का टाइम है। 5 मामले ऐसे बताए गए जिसमें कोई अपील नहीं होगी, ठीक है ना।
पहला जो मामला है वो बताया गया है यदि डिले कंडोम के लिए यदि कोई एप्लीकेशन कोई सूट फाइल करने में है ना, या रिव्यू के लिए कोई एप्लीकेशन फाइल करने में आपने टाइम लिमिटेशन निकल गई है, तो सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट में आपने कोर्ट के सामने, रेवेन्यू कोर्ट के सामने एप्लीकेशन की है कि भाई हमें अपील करने और रिव्यू करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए, मतलब कुल मिलाकर टाइम बार्ड हो जाने के बावजूद भी हमें अपील करने दी जाए। ठीक है ना, ऐसी स्थिति में उसके आदेश को अगर नामंजूर कर दिया गया, मंजूर या नामंजूर कर दिया गया, तो उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी। अगर उन्होंने कह दिया कि हम नहीं सुन रहे हैं आपकी अपील, तो उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी। ठीक है ना, तो वहाँ पर कोई अपील नहीं होगी, पहला मैटर। दूसरा मैटर ये कहते हैं कि यदि पुनर्वलोकन के लिए कोई आपने एप्लीकेशन की कि आपको रिव्यू कराना है और उसके लिए जो आपने एप्लीकेशन की उसको नामंजूर कर दिया गया, तो उसकी भी कोई अपील नहीं होगी। फिर आपने किसी मैटर में स्टे के लिए कोई एप्लीकेशन की है और उसको मंजूर, या याद रखना सेकंड क्लॉज में रिव्यू के लिए जो एप्लीकेशन की गई है उसमें केवल नामंजूर शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, और बाकी फर्स्ट और थर्ड में मंजूर और नामंजूर उसका उपयोग किया गया। तो थर्ड क्लॉज में स्टे के लिए अगर आपने कोई एप्लीकेशन, अच्छा ग्रहण कर ली जाती है, ठीक है, डिस्कस कर, तो थर्ड में क्या लिया है, मंजूर और नामंजूर कर दी गई है, तो उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होगी। और फोर्थ में इंटरिम नेचर का कोई भी मैटर है, वैसे भी आप जाते किसी भी एक्ट में, है ना, अंतर्वर्ती जितने भी आदेश होते हैं, अंतर्वर्ती आदेश जितने भी, उसकी कोई अपील नहीं होगी। फिर सेक्शन 104 और 106 में यदि कलेक्टर द्वारा कोई आदेश दिया गया तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। अब 104 और 106 में कलेक्टर जो आदेश देता है, कलेक्टर के आदेश से कलेक्टर पटवारी की नियुक्ति करता है 104 में, और 106 में करता है राजस्व निरीक्षक और नगर सर्वेक्षक, भूमापक, इनकी नियुक्ति करता है। तो इनकी नियुक्ति के संबंध में कोई डिस्प्यूट पैदा होता है तो उसकी कोई अपील नहीं है। नहीं, वो उसमें होंगे 104 और 106 अच्छा, अगर 104 106 में अगर ये चेंज हो गया है कि आयुक्त भू अभिलेख नियुक्ति कर रहा है, तो फिर उसके आदेश की कोई अपील नहीं होगी। पहले LRC में 2018 से पहले कौन किया करता था, कलेक्टर ही किया करता था, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। तो ये 5 मैटर हैं जिसकी कोई अपील नहीं होगी, है ना। सेक्शन 47 हम कर चुके हैं यार, वो मध्य प्रदेश में है, जो चेंज हुआ है वो मध्य प्रदेश में हुआ है, चेक करो, कलेक्टर ही अपॉइंट कर रहा होगा। हाँ, आयुक्त भू अभिलेख हलकों की विवेचना करता है, नियुक्ति कलेक्टर ही करता है। LRC मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में चेंज हुआ है, तो आप इसको यही कर लें, कलेक्टर ही अपॉइंटमेंट करता है, कलेक्टर की अपॉइंटमेंट जो कर रहा है उसकी कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आप याद कर लें, इनकी कोई अपील नहीं होगी। सेक्शन 47 हम कर चुके हैं, जिसमें टाइम लिमिट बताई गई 60 डेज में अपील होगी। इसके बाद सेक्शन 48 49 आप टाइटल वाइज कर लेना। इसके बाद आती है हमारा रिवीजन, पुनरीक्षण, सेक्शन 50। ठीक है, तो सवाल ये उठता है सेक्शन 50 में रिवीजन करने का राइट किस किस को दिया गया है। पहले तो हम ये देख लें कि रिवीजन करने का राइट सेक्शन 50 में किस किस को दिया गया है। तो इसमें 4 अधिकारी बताए गए, जिसको हम अधिकारी ही बोलेंगे, मंडल को भी हम अधिकारी बोलेंगे, मंडल, आयुक्त, कलेक्टर और हाँ, आयुक्त के साथ आ जाएगा आयुक्त भू अभिलेख, और कलेक्टर के साथ फिर कौन आ जाएगा, जिला सर्वेक्षण अधिकारी। तो ये खैर आपको ये नाम याद करने हैं कि ये जो अधिकारी बताए गए हैं, ये 5 अधिकारी हैं जो क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कैसे कैसे रिवीजन करेगा, तो अपने अधीनस्थ जितने भी मामले हैं वो सबका जो भी है रिवीजन का मतलब होता है जब आपके पास ये स्वप्रेरणा से भी रिवीजन कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर भी रिवीजन कर सकते हैं, और जब रिवीजन के लिए इनके पास रिवीजन का मतलब होता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन इनके पास आएगी या ये स्वप्रेरणा से करते हैं, तो अपने अधीनस्थ अधिकारियों की चल रही कार्रवाई और निपटादी की कार्रवाई को क्या करेंगे, अपने पास रिकॉर्ड मंगाएंगे और रिकॉर्डों की जाँच करके उस पर उचित आदेश करेंगे। ठीक है ना, इतनी सी बात है। रिकॉर्ड मंगाना और उस पर जांच करना क्या होता है, रिवीजन। ठीक है, तो ये पहले पैरा में हमें बता दिया गया है, इससे ज़्यादा पहले पैरा में हमें कुछ करना नहीं है। अब बात आती है
कि ये जो सिक्वेंस है, इसमें एक क्वेश्चन जैसे उसमें बन रहा था लिमिटेशन, वो उसमें अपील में कि किन मामलों की अपील नहीं होगी, ऐसे ही ये सारा का सारा हमें जितने भी क्लॉज दिए गए हैं लिमिटेशन वगैरह सब एक ही सेक्शन में, सेक्शन 50 में ही दे दिए गए हैं। तो 60 दिन में तो किन मामलों की रिवीजन नहीं होगा, किन मामलों में नहीं होगा, तो इसमें कुछ नए चेंजेस किए गए जो हमें देखने पड़ेंगे किन किन मामलों में रिवीजन नहीं होता है। हाँ, तो परंतु किन मामलों में रिवीजन नहीं होगा, देखें जिसमें पहले अपील नहीं किसी आदेश के विरुद्ध, यदि किसी की अपील की जा सकती है। वैसे भी अपील और रिवीजन में यही रहता है कि जिन मामलों का रिवीजन नहीं होता उनकी अपील होगी, या जिनकी अपील नहीं होती उनका रिवीजन होगा। तो अगर अपीलनीय मामला है जिसकी अपील हो सकती है तो इसका रिवीजन नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा क्लॉज आता है धारा 210 के अधीन, ये चेंज कर लें। पहले हमारे यहाँ कौन था, धारा 210 में जो आयुक्त आदेश देता है ना कंफर्मेशन का, उसके आदेश के विरुद्ध अपील नहीं होती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कर दिया आयुक्त भू अभिलेख के आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं की जाएगी। बेसिकली आयुक्त धारा 210 में आयुक्त भू अभिलेख क्या करता है, कलेक्टर द्वारा जो कंफर्मेशन किया जाता है चकबंदी का 210 में, उसके अगेंस्ट अगर उसके पेपर में अगेंस्ट कोई आदेश आयुक्त भू अभिलेख द्वारा दिया जाता है तो उसकी कोई अपील नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आयुक्त अथवा आयुक्त भू अभिलेख धारा 170 के अधीन मामलों के पुनरीक्षण के आदेश के विरुद्ध ग्रहण नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो कोई मैटर, कोई भी जो रिवीजन है वो किसके द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा, आयुक्त और आयुक्त भू अभिलेख के द्वारा। 170 बी में, 170 बी में क्या बताया गया है, इसके लिए मेंस के लिए भी क्वेश्चन याद करते हैं, एक बार आ चुका है कि ये पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति के पास यदि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भूमि है तो उसके पास वो कैसे आई, वो कारण बताओ नोटिस एक तरीके से है कि वो अनुसूचित जनजाति की भूमि उसके पास कैसे आई, ठीक है ना। और अगर वो नहीं बता पाता है कब्जाधारी कि उसके पास वो भूमि कैसे आई तो वो भूमि उसको वापस कर दी जाती है। तो इस संबंध में अगर इस प्रकार का कोई आदेश दिया जाता है तो उसके संबंध में आयुक्त और आयुक्त भू अभिलेख कोई भी रिवीजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो 3 ग्राउंड तो ये हो गए। और क्लॉज 2 में दिया गया है, पहले तो ये जो क्लॉज 2 है ना वो इसी की लिस्ट में दे दिया जाता था लिमिटेशन वाला, लेकिन अब इन्होंने इसको क्लॉज 2 बना दिया गया जिसमें ये कह रहे हैं कि 60 दिन के बाद कोई भी रिवीजन ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर भी 60 डेज का टाइम आ गया क्लॉज 2 में प्रोविजो के। चले अब बात आती है हमारे पास कितने अधिकारी हैं, मंडल, ठीक है। तो अगर मंडल कोई कार्रवाई कर रहा है, ये आगे के जो पैरा है एक के बाद एक पैरा देखते जाना, प्रत्येक अधिकारी से रिलेटेड एक पैरा है। अगर मंडल कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसका आदेश अंतिम होगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट तो कोई कार्रवाई, उसके मामले को तो कोई सुन ही नहीं सकता, ठीक है ना। लेकिन यदि इसके अधीनस्थ आयुक्त और आयुक्त भू अभिलेख, इनके अधीनस्थ अगर कोई मैटर है, जैसे मंडल यदि आयुक्त और आयुक्त भू अभिलेख हैं, अगर ये किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं, कौन, आयुक्त और आयुक्त भू अभिलेख, ये किसी मामले की सुनवाई कर रहे हैं, तो इसमें मंडल वैसे तो कोई भी कार्रवाई करने से विरत रहेगा, लेकिन यदि वो चाहे, अगर चाहे तो उसकी कार्रवाई को देखने के लिए अपने पास मैटर बुला सकता है और उचित कार्रवाई कर सकता है। सीधी सी बात यह है कि भाई हमारे पास एक तरफ मंडल है, ठीक है ना, एक तरफ आयुक्त है, ठीक है ना, एक तरफ कौन है, कलेक्टर। अब आयुक्त में आयुक्त भू अभिलेख भी इंक्लूड है, कलेक्टर में जिला सर्वेक्षण अधिकारी भी इंक्लूड है, क्योंकि जिला सर्वेक्षण अधिकारी ही कलेक्टर होता है और आयुक्त भू अभिलेख और आयुक्त एक ही होते हैं ना, क्योंकि गंगाधरी शक्तिमान है, एक ही व्यक्ति है, नाम अलग अलग है, ठीक है। तो ये है, तो अगर ये कोई कार्रवाई करता है तो इसकी कार्रवाई पे तो किसी को उंगली उठाने का प्रश्न चिन्ह बनता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि आयुक्त भू अभिलेख कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो इसमें मंडल को राइट है कि उसको रोक सके। तो पहले तो वो चाहे तो विरत रहेगा, यानी कि कोई कार्रवाई नहीं करेंगे इनके मैटर में, लेकिन यदि चाहे तो इसमें एक लाइन बड़ी अच्छी सी यूज की गई होगी, कार्रवाई को वापस मंगा सकेगा और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसे वो ठीक समझे। तो मंडल आयुक्त और आयुक्त भू अभिलेख की कार्रवाई को अपने पास वापस मंगा सकेगा और ऐसा आदेश कर सकेगा जैसा वो ठीक समझे। यही काम आयुक्त और आयुक्त भू अभिलेख किसके संबंध में कर सकेंगे, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर की अधीन कोई अगर रिवीजन की प्रोसीडिंग चल रही है तो या तो विरत रह सकेंगे, कौन, आयुक्त और आयुक्त भू अभिलेख अपने अपने मैटर में, या फिर क्या कर सकेंगे, मामले को उनसे वापस मंगा सकेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था
कि रिवीजन का मतलब होता क्या है, रिवीजन का मतलब होता है अधीनस्थ अधिकारी के रिकॉर्ड को अपने पास मंगाना है और उस पर उचित कार्रवाई करना, दैट्स कॉल्ड रिवीजन। तो इससे मामला मंगा सकेंगे कलेक्टर से और जिला सर्वेक्षण अधिकारी से कौन मंगाएगा, आयुक्त भू अभिलेख, और कलेक्टर से कौन मंगाएगा, आयुक्त, ठीक है ना। और या तो विरत रह सकेंगे या मामला अपने पास मंगाएंगे और उचित कार्रवाई कर सकेंगे। तो तीनों बातें समझ में आ गई। मंडल पे कोई ऑब्जेक्शन उठा ही नहीं सकता है, मंडल की कार्रवाई अपने आप में सेपरेट है, अंतिम मानी जाएंगी। आयुक्त के मामलों को मंडल देख सकता है, कलेक्टर के मामलों को आयुक्त देख सकता है। यही सेक्शन 12 में बताया गया था, क्या, सबऑर्डिनेशन, ठीक है ना, नियंत्रण, कंट्रोलिंग। तो ये वाली बात बताई गई थी। अब मंडल के संबंध में एक लाइन और दी गई है, ये जो लास्ट जो क्लॉज 4 कहता है वो क्या कहता है कि अंतिम रूप से ये जो कोई भी कार्रवाई कर रहे हैं, ये जो 4 अधिकारी बताए गए, कलेक्टर, जिला सर्वेक्षण अधिकारी, आयुक्त भू द्वारा कार्रवाई को अंतिम रूप से निपटाए जाने तक इस संबंध में कार्रवाई करने से विरत रह सकता है कौन, मंडल। छोड़ें इसको, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन कहता है इस धारा के समस्त प्रयोजन के लिए समस्त राजस्व अधिकारी मंडल के अधीनस्थ समझे जाएंगे। समस्त राजस्व अधिकारी किसके अधीनस्थ समझे जाएंगे, मंडल के। तो यानी किसी भी मामले में किसी के भी जहाँ जो रिवीजन जा सकती है उसको सुनने का अधिकार किसको है, यदि कोई नहीं है तो किसको है, मंडल को, ठीक है ना। तो ये आ गई हमारी बात। अब हमारी बात आ जाती है कहाँ पर, रिव्यू पर। और तो कुछ नहीं है इसमें, देखें जरा, खत्म हो गई ना ये रिव्यू। आदेशों का पुनर्वलोकन, ठीक है। पुनर्वलोकन में हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। सेक्शन 51 में सभी को पता है रिव्यू, हाँ सभी को पता है रिव्यू का क्या मतलब होता है, अपने ही खुद के मामलों की फिर से जांच करना। रिव्यू यानी पुनः देखना, अगर अपन हिंदी ट्रांसलेशन करें, री यानी पुनः, व्यू यानी देखना, चेक करना। तो कोई भी जो अधिकारी है वो अपने मामले को खुद ही देख सकता है, खुद ही रिव्यू कर सकता है। रिव्यू करेगा एप्लीकेशन पर और स्वप्रेरणा से, दोनों पर ही कर सकता है। आगे इसमें भी टाइम लिमिट बताई, इसको हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, इसमें केवल 2 लाइन में हम बात करेंगे कि मंडल अपने मामले के या अपने पूर्वाधिकारी शब्द का तो उपयोग नहीं किया गया, कि मामलों को खुद ही जांच कर सकता है। इसके अलावा इसमें जो और लोग बताए गए हैं कि आयुक्त भू अभिलेख, कलेक्टर और जिला सर्वेक्षण अधिकारी, मंडल को सारे अपने मामले, है ना, देखने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, अपने मामलों का रिव्यू करने के लिए। बाकी कमिश्नर से लेके डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर तक के जो मैटर हैं, कमिश्नर है ना, कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड है ना, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, ये भी किसी से परमिशन नहीं लेंगे अपने मैटर को रिव्यू करने के लिए। लेकिन यदि इन्होंने अपने मैटर को रिव्यू नहीं करते हुए अपने पूर्व अधिकारी द्वारा, यानी इनसे पहले कोई अधिकारी था इसी पोस्ट का, वो उसको मैटर को डिसाइड करके गया, उसका अगर इनको रिव्यू करना है तो ये परमिशन कब लेंगे, परमिशन मंडल की, अगर ये अपने पूर्व अधिकारी के मामले को रिव्यू कर रहे हैं। कौन, आयुक्त भू अभिलेख, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। तो ये कब परमिशन लेंगे, यदि ये अपने पूर्व अधिकारी को मामले में रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे कौन बचते हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के बाद कौन आ जाता है, वो डिप्टी कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, एसडीओ, तहसीलदार वगैरह। इन सबको भी रिव्यू का राइट है, लेकिन बाकी के, है ना, अदर्स, अगर ये जितने भी अदर ऑफिसर हैं, इनसे नीचे, अदर यानी कि इनसे नीचे के जितने भी ऑफिसर हैं, अगर वो किसी मैटर को रिव्यू करना चाहे वो उनकी स्वयं की फाइल का मैटर हो, चाहे उनके पूर्वाधिकारी का मैटर हो, ये इनको हमेशा रिव्यू परमिशन से करना पड़ेगा। परमिशन किसकी लेंगे, वो जिसके वह ठीक अधीनस्थ हैं, ठीक अधीनस्थ हैं, ठीक है ना। तो जिसके ठीक अधीनस्थ हैं उसकी, यानी कि नायब तहसीलदार यदि करना चाहता है तो किसकी परमिशन लेगा, तहसीलदार की। इसमें सेक्शन 23 अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये था, मंडल खुद कर सकता है, बाकी ये आयुक्त भू अभिलेख, कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर ये भी खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर पूर्व अधिकारी की करते हैं तो मंडल की परमिशन लेंगे। और डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर और कलेक्टर से नीचे के जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो यदि अगर चाहे अपने आदेश का रिव्यू करना चाहते हैं या अपने पूर्व अधिकारी के आदेश का रिव्यू करना चाहते हैं, किसकी परमिशन लेंगे, जिसके वह ठीक अधीनस्थ है, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे सेक्शन हैं, वो आप सेक्शन 22 कर लें, उनमें कुछ नहीं है, मैं नहीं समझता कि उनमें से ओटी आएगा।
क्लॉज 3 जरूर देख लें इसका, सेक्शन 51 का। ये कहते हैं कलेक्टर को इस किसी भी ऐसे राजस्व अधिकारी का पद उत्तरवर्ती समझा जाएगा जिसने पद छोड़ दिया है। ये परमिशन लेने के लिए पद उत्तरवर्ती, मान लो तहसीलदार ने पद छोड़ दिया है और नायब तहसीलदार चाहता है कि मैं रिव्यू करूं, तो वो किसकी परमिशन लेगा? ऐसी स्थिति में वो किसकी परमिशन लेगा? कलेक्टर की। सेक्शन 53 परिसीमा अधिनियम का लागू होना, तो लिमिटेशन एक्ट इस पर लागू होता है जो सेक्शन 53 में बताया गया है। 54 लंबित मामले, है ना। बाकी सब आप सेक्शन वाइज कर लें। तो कल हम पढ़ेंगे सेक्शन 57 से।